लर्निंग विद डीएनए, इनफैक्ट रीडिंग विद डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस। तो सीधी सी बात है, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बैंकिंग के कैटेगरी में जितनी भी चीजें पूछी जा रही थी उनके बारे में आपको बताया। तो एक्सक्लूसिवली ये जो फंडे बता रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं आपके बैंक से लेकर सीसेट के एग्जामिनेशन तक पे ये लागू होगा। बैंक के एग्जाम्स ले लें या फिर आप एसएससी के एग्जाम्स ले लें या फिर आपके सीसेट के एग्जाम्स ले लें, उन सभी पैटर्न को कवर करते हुए जब तक आपके फुल फ्लेज कोर्स ना स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ उठाया है ताकि आने वाले कोर्स के लिए हम लोग सेशन प्लान कर पाए। तो कैटेगरली आज मैं रीडिंग स्किल्स में एक न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल पाएगा कि क्या स्किल्स जरूरी हैं जब हम रीडिंग स्किल्स को या फिर हम कॉम्प्रिहेंशन को करें, क्लोज टेस्ट को करें, पैराजम्बल्स को करें। हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, दैट इज व्हाट द इंटेंशन ऑफ द एक्शन हैज टू बी। तो आप सभी दर्शकों का टॉप मेंटर्स में स्वागत है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और एनरोल जरूर करिएगा आने वाले सेशंस के लिए। तो आज फिलहाल एक पैराग्राफ लिया हमने न्यूज़पेपर से, और आपको उस पैराग्राफ के द्वारा किस तरह से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट किया जाता है, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डील करूंगा। तो फटाफट लिए चलता हूं आज के पैराग्राफ में। जैसा कि आप सामने वाले स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मूल मंत्र या फिर कोई भी क्वेश्चंस अगर कहीं से अराइज होता है तो वो कहाँ से हो सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कुल मिलाकर 6 से 7 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उस बेसिक 6 से 7 कॉन्सेप्ट में से तकरीबन 8 से 9 या 10 क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। पैराग्राफ पे डिपेंड करेगा कि वो पैराग्राफ या फिर कॉम्प्रिहेंशन बैंकिंग कैटेगरी एग्जामिनेशन का है, या फिर एसएससी के एग्जामिनेशन का है, या फिर सीसैट के एग्जामिनेशन का है। मोरलेस हर एक बेसिक से लेकर एडवांस स्किल का यूज किया जाएगा यहाँ पर। इस दिए गए स्लाइड में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हायर डायमेंशन दैट इज इन्फरेंस तक लेकर जाऊंगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो ले दे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सामने हैं। डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो क्वेश्चंस आपके फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो कुछ आंकड़े दिए रहते हैं लाइन में। अक्सर ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस एसएससी में देखे जा सकते हैं, जहां पर कई बार बच्चे करते क्या है कि पीछे वाले पैराग्राफ के एक बार लाइनों को देखा और क्वेश्चंस के एक बार लाइनों को देखा और डायरेक्ट आंसर मिला लिया। तो ऐसे पैराग्राफ अक्सर आपके डायरेक्ट हो सकते हैं, इसमें ज्यादा एनालिटिकल स्किल्स यूज नहीं किए जाते। कई बार आपसे बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज, और आरसी, इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई बार आपके मेन आइडिया के ऊपर पैसेज पूछे जा सकते हैं, कई बार ओपिनियन बेस्ड। अब यहाँ पर ही समझने वाली बात है, ये ओपिनियन बेस्ड राइटर कहना क्या चाहता है। अगेन उसी ओपिनियन का दूसरा नाम टोन और एटीट्यूड और स्टाइल ऑफ द पैसेज होता है। तो यहाँ पर ओपिनियन बेस्ड कई बार ये वैल्यू वर्ड्स को लेते हैं, वैल्यू वाले वर्ड्स। कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब मैं आपको आरसी डिस्कस करूंगा तो उसमें बताऊंगा आपके रेगुलर क्लासेस में। टोन और ओपिनियन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन है आपके एनालिटिकल स्किल से। यहाँ पर किस तरह के पैसेज में किस तरह का स्ट्रक्चर राइटर ने यूज किया है, उस स्ट्रक्चर के द्वारा आप उसके ओपिनियन को जान सकते हैं, आप उसके टोन को जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके आरसी में सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस ने, अब सीधी सी बात है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कई सारे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है, और उस सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में राइटर ने अगर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड्स का यूज किया होगा तो जरूर एक तरफ पॉजिटिव कंटेक्स्ट अपने नेगेटिव कंटेक्स्ट के साथ रिलेट हो रहा होगा। और ऐसा कोई भी पैसेज अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे तो समझिएगा वो पैसेज आपके एनालिटिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, जो कि अक्सर आपके सीसैट के एग्जाम्स में, अक्सर आपके बैंक के एग्जाम्स में, और मोरलेस एक आधा नंबर का क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में हो सकता है। इन्फ्रेंस की समथिंग लाइक आप कोई जवाब ही नहीं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके सीसेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दिया एक पैसेज होगा, पैसेज के बाद आपको क्वेश्चंस बना के देंगे, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज, व्हाट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज, एंड व्हाट कैन बी द कोरोलरी ऑफ द गिवन पैसेज, व्हाट कैन बी द आर्गुमेंट ऑफ द गिवन पैसेज। तो ये सारे पैसेज आपके सीसैट में सबसे ज्यादा, तकरीबन आप मान के चलें 80 नंबर के सीसैट के पेपर में से तकरीबन 25 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन हो सकता है प्योरली इन्फ्रेंस बेस्ड के क्वेश्चन पे देखे जा सकते हैं। बैंक में यही प्रीलिम्स में अगर उन्होंने पूछा तो बैंक के प्रीलिम्स में ये मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछेंगे। और जब आप मेंस में जाएंगे बैंक में तो तकरीबन 35 से 40 में से लेकर तकरीबन 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो प्योरली आपके इन्फ्रेंस बेस्ड होंगे। लेकिन जब मैं सीसेट की बात करूं तो 30 नंबर के क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा आपके इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तकरीबन 25 नंबर में, क्योंकि आधार ही है सीसेट समथिंग लाइक कॉम्प्रिहेंड करने वाले पैसेज का। फिर मैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो स्ट्रक्चर बेस्ड में कोहेरेंस वाले, इनका नाम अक्सर बैंक में देखा जाता है, इनको बोला जाता है लॉजिकल एंड कोहेरेंट पैसेज। तो ये आपके स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं जहां पर कई सारे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को आपस में रिलेट किया जाता है और उसके बाद आपको आंसर देना होता है। कई बार राइटर आपके दिए गए पैसेज में एक लाइन को ब्लैंक कर देंगे और आपसे कहेंगे इंस्ट्रक्शंस के द्वारा कि दिए गए फिलर की जगह पर ऑप्शन से, नीचे वाले ऑप्शन से चूज करके ऊपर वाले
पैराग्राफ को फिल करिए ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ क्रिएट हो सके। तो स्ट्रक्चर बेस्ड आपके कई बार आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, सबसे डोमिनेंट आपका एंटोनिम सिनोनिम है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये एंटोसाइना हमारे आरसी में करता क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हम लोगों की आदतें क्या होती है कि हम लोग पिछले 20 साल के क्वेश्चंस को एसएससी में नो डाउट पिछले 20 साल के एंटोसाइनो जो ग्रीक और लैटिन वर्ड पे आधारित होते हैं, बच्चे रट के चले जाते हैं। नो डाउट उस 10 में से 6 नंबर आपके लास्ट ईयर के रेपिटेशन होंगे, नो डाउट। तो 6 नंबर टोटली आपके लास्ट ईयर के रेपिटेशन होंगे। अगर मैं वही बैंक के पैराग्राफ की बात करूं तो बैंक में अगर 10 नंबर का पैसेज उन्होंने आपसे पूछा है तो 10 में से 4 नंबर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटो और साइनो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सिनोनिम अकॉर्डिंग टू द पैसेज और एंटोनिम अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बैंक में पूछे जाते हैं। अब जरा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, बैंक वाले कभी भी वोकैबुलरीज आपके डायरेक्ट नहीं होते, वो कंटेक्स्ट के आधार पे होते हैं। पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद एनालाइज करने के बाद कंटेक्स्ट को क्रिएट करने के बाद अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के आंसर देने होते हैं। बच्चे यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं, वो सोचते हैं रटा रटाया वर्ड वहां पर अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर समझिएगा ये बैंक के पैराग्राफ में हर एक चीज डायनामिक होता है क्या है वहां पर, हर एक वर्ड अपना बिहेवियर चेंज होता है करता है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो यहाँ पर एंटोसाइनस से थोड़ा सा सतर्क रहना जब वो पैराग्राफ के अंदर पूछे। अन्यथा आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ज्यादातर बच्चे वोकैबुलरी को मान के चलते हैं कि वो रटने से सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक वर्ड अपना बिहेवियर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर एक वर्ड अपना बिहेवियर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। तो जब तक आपने सेंटेंसेस के नेक्स्ट और प्रीवियस वाले सेंटेंस नहीं पढ़े होंगे तब तक आप वर्ड्स को फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये इक्वली अप्लाई आपका फिल इन द ब्लैंक्स में होता है, ये इक्वली अप्लाई आपका फिलर्स में होता है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, आपके आपके क्लोज टेस्ट में हो सकता है। तो ये क्लोज टेस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कई बार आप क्या करते हैं, ऑप्शन से दिए गए फिलर का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर समझना क्या है कि पहले सेंटेंस के कंटेक्स्ट को समझना है, फिर दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आरसी का डिस्कस करूंगा, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आने वाली क्लासेस में आप क्या देखेंगे, इसी आरसी के बेसिक कॉन्सेप्ट से आप फिलर के कॉन्सेप्ट को भी डील कर लेंगे, इसी आरसी के कॉन्सेप्ट से आप स्ट्रक्चर वाले पैराजंबल को भी क्रिएट कर सकते हैं, इसी आरसी के कॉन्सेप्ट से आप इन्फेरेंस के क्वेश्चन को डील कर लेंगे, और इसी आरसी के कॉन्सेप्ट से आप टोन और एटीट्यूड वाले क्वेश्चन डील कर लेंगे, और इसी आरसी के कॉन्सेप्ट से बाय डिफॉल्ट आप मेन आइडिया और टाइटल वाले क्वेश्चंस को इजिली टैकल कर सकते हैं। अब ले चलता हूं आज के पैराग्राफ की तरफ। आज का आर्टिकल क्या कहता है, सबसे पहले, चाहे आपके पास आरसी पूछा गया हो, चाहे आपके पास क्लोज टेस्ट पूछा गया हो, चाहे आपसे पैराजंबल पूछा गया हो, चाहे आपसे क्लोज टेस्ट पूछा गया हो, या फिर पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा गया हो, आपको अप्लाई क्या करना है, दिए गए स्लाइड पर जो आपके सामने प्रोएक्टिव स्किल्स है उसका सबसे ज्यादा यूज करना है। देखिएगा, ये इट इज वन ऑफ द पेनिशियस, आई कैन से, एक सोल्यूशन माना जाता है, रामबाण और ब्रह्मास्त्र माना जाता है ये कॉन्सेप्ट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर सपोज मैंने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को इनको करना होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ के फिर जाके फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑप्शन में जाते हैं। समझिएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर जाके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, और एक एक करके एक बार ए को ऑप्शन क्रिएट किया, एक बार बी को ऑप्शन लगा के देखा, एक बार सी को ऑप्शन लगा के देखा, उसके बाद जज किया कौन अच्छा लग रहा है, उसके बाद वो ऑप्शन लगा के चले आते हैं। देखिएगा, ये मेथड एलिमिनेशन और रिएक्टिव मेथड भी कहा जाता है रीडिंग स्किल्स में। इसके ठीक विपरीत जो सामने वाली स्लाइड पे आपको दिख रहा है, इसको हम लोग रीडिंग स्किल्स में प्रोएक्टिव स्किल्स के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके सामने जो स्लाइड दी जा रही है, उस स्लाइड में जो जितने भी आपके स्टेप्स बोले गए हैं, ये प्रोएक्टिव स्किल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये प्रोएक्टिव स्किल्स होता क्या है, समझिएगा, ये इक्वली अप्लाई आपके कहां पर होगा, ये इक्वली आपके अप्लाई आरसी में हो सकता है, ये इक्वली आपके अप्लाई आपके क्लोज टेस्ट में हो सकता है, ये इक्वली आपके अप्लाई पैराजंबल में हो सकता है, ये इक्वली आपके अप्लाई फिलर्स में हो सकता है, या इक्वली जहां पर भी रीडिंग डायमेंशन होगा वहां पर आपके अप्लाई हो सकता है। जब तक मेरा कोई क्रिटिकल रीजनिंग वाला पैसेज ना आ जाए, वहां पर आप बेधड़क इसको यूज कर सकते हैं। अब फटाफट लिए चलता हूं, पहला स्टेप क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द मूल चक्रास ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये यहां पर समझिएगा आरसी के लिए ही नहीं है, जैसा मैंने नीचे मेंशन किया। सबसे पहला स्टेप करना क्या है, चाहे आरसी हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराजंबल हो, फिलर हो, या फिर आपके इन्फ्लुएंस वाले पैराग्राफ क्यों ना हो, सबसे पहले आपको दिए गए पैसेज का मेन आइडिया और नेचर पता करना है कि टॉपिक किस चीज पर रिलेटेड है, वो किस चीज पर आधारित है जिसके ऊपर ये पूरा पैराग्राफ कहा गया है। अब अगर अगले स्टेप में आपको दिक्कत आ रही हो, मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में आपको एक वर्ड ना आ रहा हो, सेंटेंस में अगर एक वर्ड एक सेंटेंस के बाद मैंने कहा कि आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल है क्या, ये कई बार सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो एक बार ब्रीफ आउट कर दूं आपको मैं, अगर मैं आरसी की बात करूं
तो मान लीजिए 3 से 4 या 5 पैराग्राफ होंगे, तो एक पैराग्राफ में अगर 20 या 25 वाक्य हुए तो कुल मिलाकर पांचों पैराग्राफ में मिलाकर आप जोड़ सकते हैं कि 100 या 150 के वाक्य हो सकते हैं। अब ये 100 और 150 वाक्यों के बीच में सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का क्रिएशन किसके द्वारा होता है? सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में स्ट्रक्चर के द्वारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है कनेक्टर्स के द्वारा। अगर मैं कहूं कि अगर ये कई सारे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है तो वहां पर सबसे ज्यादा रोल आपके कंजंक्शंस का होता है, और वही कंजंक्शन हमारे रीडिंग स्किल्स में लॉजिकल एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पहले स्टेप के दौरान आगे गुजर रहे हैं और आपने पूरे पैसेज को पढ़ने की कोशिश करी, और पढ़ने के दौरान हो सकता है चौथे पांचवें या छठे सेंटेंस में आपको कोई शब्द ना आ रहा हो, सातवें में कोई शब्द ना आ रहा हो, आठवें में कोई शब्द ना आ रहा हो। अक्सर ऐसा होगा कि 2-3 लाइनों के बाद अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेंटेंस के द्वारा प्रीवियस वाले सेंटेंस का कंटेक्स्ट रिलेट कर दिया जाता है। तो ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे दूसरे सेंटेंस में कोई वर्ड ना आ रहा हो तो आप तीसरे वाले सेंटेंस का यूज करते हैं, चौथे वाले सेंटेंस का यूज करते हैं दूसरे को समझने के लिए। तो हर एक यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस अपने प्रीवियस वाले सेंटेंस से रिलेट होता है। तो जब मेरा हर एक नेक्स्ट सेंटेंस अपने प्रीवियस वाले सेंटेंस से रिलेट होता है और मेरे को पहले वाले सेंटेंस के बारे में आइडिया है और तीसरे वाले सेंटेंस के बारे में आइडिया है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जो यूज हो रहा है कंजंक्शन होगा, उस कंजंक्शन के द्वारा मैं सेंटेंस को आपस में रिलेट कर दूंगा। जैसा कि मैंने कहा, अगले स्टेप में अगर आपको कोई वर्ड ना आए तो कंटेक्चुअली सेंटेंस को आपस में रिलेट करिए। जब कंटेक्चुअली सेंटेंस को आपस में आप रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे वहां पर कई सारे लॉजिकल वर्ड्स हो सकते हैं या फिर कई सारे कंजंक्शंस हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि एक सेंटेंस आप रीड कर रहे थे यहाँ पर, और अगले सेंटेंस में कोई कंजंक्शन, मान लीजिए यहाँ पर एंड आ गया था, कोई कंजंक्शन यहाँ पर एंड आ गया था, और उसके बाद भी एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ और दूसरे सेंटेंस में आपको कुछ नहीं आ रहा था, तो आप एंड के लॉजिक को समझिए। एंड का लॉजिक कंजंक्शंस में सिमिलैरिटी के कंटेक्स्ट को डिनोट करता है। तो अगर ये सिमिलैरिटी के कंटेक्स्ट को डिनोट करता है तो जो चीजें मैंने पीछे पढ़ी होंगी उसी से मिलता जुलता हुआ चीज आगे होगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि ही समथिंग लाइक ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, तो अगर वर्कड हार्ड करा तो एंड के बाद का कंटेक्स्ट पॉजिटिव में ही रिलेट होगा। अगर मैं वही सेंटेंस में बट लगा देता तो बट के द्वारा क्या होता, सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट होता वो स्ट्रक्चर के द्वारा कॉन्ट्रास्ट हो जाता। तो अगर मैं बोलता ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो यहाँ पर वर्कड हार्ड का एंटोनिम कंटेक्स्ट में चला गया फेल के कंटेक्स्ट में, और उधर पास का कंटेक्स्ट चला गया फर्स्ट डिवीजन के कंटेक्स्ट में। तो इस एंड और बट को कंजंक्शन बोला जाता है और रीडिंग में इसी का एप्लीकेशन लॉजिकल माना जाता है। तो हमें दूसरे स्टेप में सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर का यूज करना है कि दिए गए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में किस प्रकार के कौन से कंजंक्शन वर्ड किस तरह के लॉजिक को क्रिएट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होगा, और यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एग्जामिनेशन में होते हैं और आपसे पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर और अपोजिट। तो अगर ये स्टेप क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है कई सारे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आपस में आपने अरेंज कर लिए। फिर तीसरे स्टेप में करना क्या है, जब सारे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आपने एक बार कर लिए तो आपको देखना क्या होता है, सेंट्रल और मेन आइडिया क्या है। पूरे पैराग्राफ का सेंट्रल और मेन आइडिया या मेजर आइडिया क्या है। यानी अगर 5 पैराग्राफ में ए के ऊपर बात हुई, किसी न किसी प्रकार से 25 वाक्यों में या 20 वाक्यों में किसी न किसी प्रकार से ए के बारे में बात की जा रही होगी, फिर दोबारा मेरे दूसरे पैराग्राफ में ए के बारे में, तीसरे पैराग्राफ में ए के बारे में, तो वही तो मेरा सेंट्रल आइडिया होगा ना। तो जिसके बारे में हम हर एक पैराग्राफ में बात करेंगे वही मेरा सेंट्रल और मेन आइडिया होगा। फिर मैं अगले स्टेप में क्या देखता हूं कि दिए गए सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपस में से रिलेटेड होंगे। तो जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है वो सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं, और वो जो सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं वो मेजर और माइनर आइडिया में डिवाइड होते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, चाहे आरसी हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे पैराजम्बल हो या फिलर्स हो। तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करना है मेजर आइडिया और माइनर आइडिया में। फिर हमें देखना क्या है कि अगले स्टेप में कौन सा कंजंक्शन, जैसा कि हमने दूसरे स्टेप में भी किया था ये चीज, कौन सा कंजंक्शन आपस में एक दूसरे से अप्लाई किया गया है, कितने प्रकार के लॉजिकल वर्ड्स का यूज सेंटेंस के बीच में किया गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉजिकल एंड कोहेरेंट लिंक। अब ये लॉजिकल कोहेरेंट लिंक क्या है, यहाँ पर अगले स्टेप में आपको कंजंक्शंस के द्वारा ही सेंटेंस को रिलेट करना है। दिए गए पैराग्राफ में आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सेंटेंस आपस में एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। ये 5 जो आपके स्टेप्स थे ना, ये बेसिक स्टेप्स थे, ये बेसिक स्टेप्स थे। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ छठे स्टेप्स पे, ये इन्फरेंस का कॉन्सेप्ट जो आपके सीसेट के एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसी प्रकार से आपके बैंक के मेंस वाले पेपर में खूब पूछा जाता है। ये टोन वाले पैसेज अक्सर आपके सीसेट और आपके बैंक के एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 1 से लेकर 6-7 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आप दिए गए क्वेश्चंस का आंसर कर पाए। अब दिए गए इसी प्रोएक्टिव स्किल्स का यूज मैं दिए गए पैराग्राफ में करने जा रहा हूं।
तो सभी लोग तैयार रहें, लेट्स गेट स्टार्टेड इन द गिवन पैसेज। देखिए, जैसा कि इन्फ्रेंस थोड़ा सा बता दूं मैं, ये हायर डायमेंशंस ऑफ रीडिंग स्किल्स होता है। इन्फ्रेंस क्या होता है? इट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस, दिए गए पैसेज के बीच में राइटर अपने वाक्यों के द्वारा क्या कहना चाह रहा है वो समरी आपको लेना होता है, और इससे हमें समझना क्या होता है। एन इन्फ्रेंस इज एन आइडिया दैट यू कैन पिक अप थ्रू योर रीडिंग इवन दो इट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, तो वो कभी डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होगा। दिए गए लाइन से आपको मूल्यांकन करना होता है, आकलन करना होता है कि दिया गया लाइन कह क्या रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि अगर दिए गए सेंटेंसेस के बीच में एक एग्जाम्पल के द्वारा एक पैराग्राफ लिया गया कि समझिए कि समथिंग लाइक आप मान के चले इन्फ्लुएंस के कॉन्सेप्ट को समझे कैसे, समथिंग लाइक जैसे बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, राइट, टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का कंटेक्स्ट था। कुछ दिन पहले कोरोना के कारण देखा आपने क्या, सारी सड़कें बंद थी, भीड़ कहीं पर भी नहीं था, तो एक वातावरण में आप क्या देखा आप लोगों ने कि एनवायरनमेंट पहले से ज्यादा और स्वच्छ होता चला जा रहा है। तो अगर लाइनें एक है और उसके बाद आप मूल्यांकन या आकलन करते हैं तो आपका इन्फ्रेंस होता है। तो इन्फ्रेंस इज नथिंग बट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ये कॉमन मेंटल एक्टिविटी है, जानकारी समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, अब देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। अब सम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उसमें कुछ नहीं है, दिए गए लाइन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कुछ नहीं है। मैंने लाइनें बोली सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, अब इसमें कुछ नहीं है, ये हम इस दिए गए लाइन से पता कर सकते हैं। तो इन्फरेंस इज समथिंग लाइक हिडन, इट्स समथिंग लाइक इम्प्लाइड, लाइक, एंड व्हाट इट टेक्स यू अराउंड, इट टेक्स यू क्लोजर टू द आइडिया स्ट्रक्चर ऑफ द ऑथर, वो कहना क्या चाहता है। It gives you an indication of the direction of the author it is likely to take towards the sentence, and it gives you a better hold on the question based on inference। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस है, और अगर ये करना आ गया तो कैसा भी क्यों ना पैसेज आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब ले चलता हूं दूसरा पार्ट इन्फरेंस का, क्या है? कंक्लूजन। अब यहां पर समझिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूजन भी होते हैं सी सेट में खासकर। कंक्लूजन देखिएगा, अगर मैंने कहा कि रीजनिंग में एक पैराग्राफ 20 से 25 वाक्यों का है, तो जाहिर सी बात है वहां पर इन्फ्रेंस इक्वल टू कंक्लूजन हो सकता है। लेकिन अगर दिए गए बैंक के पैराग्राफ में कई सारे पैराग्राफ हैं, तो आप सारे पैराग्राफ को सम अप करके, सारे पैराग्राफ को सम अप करके कंक्लूजन करेंगे। तो अगर एक पैराग्राफ है रीजनिंग में तो वो ठीक है, इन्फ्रेंस कंक्लूजन माना जा सकता है। लेकिन जब कई सारे पैराग्राफ में अलग अलग चीजों की बात की जा रही है और अलग अलग तरीकों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बैंक के पैराग्राफ में कंक्लूजन इक्वल टू क्या होगा? जब आप सारे पैराग्राफ के इन्फ्रेंस को सम टोटल करेंगे तो वो आपका कंक्लूजन कहलाएगा। तो कई बार बच्चे इन्फरेंस एंड कंक्लूजन में अक्सर डाउट करते हैं, अक्सर डाउट करते हैं। जब एक पैराग्राफ पे लास्ट में राइटर पूछ दे कि इन्फ्रेंस या कंक्लूजन क्या है, तो वो सही माना जाएगा, इन्फ्रेंस इक्वल टू कंक्लूजन। लेकिन जब कई सारे पैराग्राफ आपको दे दिया जाए और कई सारे पैराग्राफ में अलग अलग इन्फ्रेंसेस हैं, तो उस अलग अलग इन्फ्रेंसेस के द्वारा जो लास्ट में राइटर कंक्लूजन निकाल के लाता है वो आपका कंक्लूजन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन इज एंड और टर्मिनेशन, द लास्ट मेन डिवीजन ऑफ द स्पीच और लेक्चर और ऐसे, द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ द गिवन पैसेज, द फाइनल डिसीजन और जजमेंट। एक वर्ड में बोलूं, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इन्फ्रेंसेस मेड आफ्टर एनालाइजिंग एवरी पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट। अब इस आर्गुमेंट से कंफ्यूज मत होइएगा, आर्गुमेंट दिए गए पर्टिकुलर पैसेज का वो सपोर्टिंग आइडिया है जिसमें हम किसी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आर्गुमेंट, अजम्पशन, इन्फ्रेंस में, कंक्लूजन में डाउट नहीं करना है। ये वो हायर डायमेंशन है जो आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा मैं। ना क्विकली टेकिंग यू टू द पैराग्राफ, देख सकते हैं मैंने एक पैराग्राफ लिया है आपके सामने स्क्रीन पर। अब इसमें देख सकते हैं फटाफट आप, स्क्रूटनी इज की टू अलाउइंग चाइनीज प्रोसेस इन इंडिया। ये मैंने मिंट से आर्टिकल उठाया हुआ है, दिए गए पैराग्राफ में मैं आर्टिकल स्टार्ट करूंगा। देखिए मैं किस, ध्यान से समझिएगा मैं किस तरह से स्ट्रक्चर को आपस में रिलेट कर रहा हूं। देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पीछे डिस्कस किया, अब मैं सीधे पहुंच रहा हूं उसके एप्लीकेशन पार्ट पे। देखिए क्या कर रहे हैं, चाइना डोमिनेट्स आवर लाइव्स इन अनइमेजिनेबल वेज। नाउ अंडरस्टैंड, पहला सेंटेंस रीडिंग का हमेशा इंडेंटेशन होगा जिससे आप किसी चीज की शुरुआत करते हो, राइट, इंडेंटेशन कहला जाता है। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वो पहले सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। तो हम कह रहे हैं चाइना डोमिनेट करता है अनइमेजिनेबल तरीके से हमारे लाइफ को, ठीक है। एक थिंक टैंक के जिन्होंने सर्वे किया था, उनका नाम है गेटवे हाउस, उनका कहना है, अब ये अनइमेजिन, देखिए आइडिया एक्सप्लेनेशन, अब इसी पैराग्राफ के अंदर मैं अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर को अनफोल्ड करूंगा, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किए हैं। आने वाले क्लासेस में आपको सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे पैराग्राफ में, जिस तरह से आपने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई सारे टाइप्स पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, ठीक वैसे ही चाहे आपका आरसी आ जाए,
चाहे आपका पैराजम्बल आ जाए, चाहे आपका क्लोस्टिस आ जाए, चाहे आपके फिलर्स आ जाए, वहां पर कई सारे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का यूज किया जाता है। तो जिस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं, वैसे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो वाक्य होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पैराजम्बल के जो वाक्य हो सकते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में कहा कि अनइमेजिनेबल वेज में, तो वो कैसे अनइमेजिनेबल वे में, वो थिंक टैंक के सर्वे के द्वारा पता चलेगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल 2015 टू 2020, आउट ऑफ 30 इंडियन यूनिकॉर्न, देखिए यूनिकॉर्न्स का मतलब वो स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में तकरीबन 18 जो थे, 18 वर फंडेड बाय चाइनीज कंपनीज। देखिए अब ये अनइमेजिनेबल वे में, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, वो किस तरह से है। तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस ने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे चाइना हमारे जीवन को अप्रत्याशित तरीके से हमारे ऊपर हावी किए हुए, हमारे ऊपर हावी है वो, क्योंकि वह 30 स्टार्टअप में से 18 स्टार्टअप किसके द्वारा फंडेड है, चाइना के द्वारा फंडेड है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब उसके उन्होंने बोला कि 30 में से 18 फंडेड चाइना के द्वारा, इसलिए हम कहते हैं कि भाई चाइना फंड कर रहा है, तो चाइना डोमिनेट कर रहा है। अब बाइट डांस, टिकटॉक, अलीबाबा टू यूसी ब्राउजर, देखिए अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कौन कौन है। देखिए पहले सेंटेंस में आइडिया, चाइना कैसे डोमिनेट करता है, राइट, या उसके बाद अगले सेंटेंस में एक्सप्लेन किया इन्होंने 30 में से 18 एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिया कौन कौन सी है, देखिएगा बड़े प्यार से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, शायद ही कभी इतने बारीकी से कभी किसी स्ट्रक्चर को समझाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल का कंटेक्स्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, बाइट के द्वारा, टिकटॉक के द्वारा, अलीबाबा के द्वारा, यूसी ब्राउजर के द्वारा, दिवाली क्रैकर से लेकर पूरे चाइनीज लैम्प्स तक, सब हर जगह ये सारे एग्जाम्पल्स में आ गया। तो मेरा तीसरा सेंटेंस क्या है, मेरा तीसरा सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, समझिएगा एग्जाम्पल का। अब तक देखिए, अब तक 3 वाक्यों में 3 अलग अलग प्रकार के वाक्य मैंने आपको समझाए। अब ये सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन देखिए, दिस का लिंक पीछे वाले नाम से, दिस इंक्लूड सेवरल मोबाइल फिनटेक कंपनीज, चाइनीज एक्सपोर्ट ऑफ टॉयज, देखिए ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि चाइना डोमिनेट कर रहा है। चाइना आल्सो टॉप्स द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अगेंस्ट इंडिया इज परसुइंग डंपिंग केसेस। अब देखिए इंडिया चाइना के अगेंस्ट डंपिंग केसेस ला रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अपने आइडिया से लेकर एक्सप्लेन करता हुआ, एग्जाम्पल देता हुआ बता रहा है कि किस तरह से चाइना डोमिनेट कर रहा है इंडियन लाइफ्स को। ये तो ये, यहां तक कि अब हमारी मौतें भी ना चाइनीज हो गई, कह रहे हैं ना लोग, कई बार आपने व्हाट्सएप पे जोक वगैरह भी पढ़ा होगा, नाउ द द डेथ इज नाउ मेड इन चाइना, कोरोना, द सो कॉल्ड कोरोना वायरस। तो ये कंटेक्स्ट आपने सुना होगा, कई बार जोक्स में सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन से लेकर एग्जाम्पल लेकर। आगे देखिए अब वो किस तरह से करता है। देर आर टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपके अखबार पढ़ने से क्या चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मोर स्टेबल एंड स्ट्रेटेजिक, काफी स्टेबल और स्ट्रेटेजिक माना जाता है। फर्म्स ब्रिंगिंग एफडीआई कमिट फॉर अ लॉन्ग टर्म, एफडीआई जो लाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कमिट करते हैं। अनलाइक, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्या देखा, अनलाइक देखा। जब मैं पीछे वाले स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने आपको कई सारे लॉजिकल वर्ड्स के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर आपको लॉजिकल वर्ड्स क्या मिला, अनलाइक का। तो ये अनलाइक का लॉजिकल वर्ड्स क्या कहलाता है, ये कॉन्ट्रास्ट वाला कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कॉन्ट्रास्ट में होगा तो एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट का होगा, या एक किसी और तरीके का होगा, और एक किसी और तरीके का होगा। तो मैं अगर अनलाइक के पहले वाले सेंटेंस में एफडीआई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अनलाइक के बाद वाले सेंटेंस में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर अनलाइक के पहले मैं कहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म होता है और ये स्टेबल होता है, ये लॉन्ग टर्म और स्टेबल होता है, तो यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। ये मोस्टली आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए, तो ये स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन एफडीआई आपके स्टेबल होते हैं। तो आपने देखा अनलाइक का सबसे लॉजिकल यूज, यानी जो पीछे स्टेबल था वो अगर आप स्टॉक मार्केट के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं तो अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो 2 तरह से इन्वेस्टमेंट है, 2 तरह से। अब देखिए ये जो 2 वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, 2 इंस्ट्रूमेंट्स, ये लिस्ट का स्ट्रक्चर माना जाता है। इसको रीडिंग स्किल्स में लिस्ट के स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके पैराग्राफ में फर्स्ट, टू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से नंबरिंग दे दे, तो समझिएगा पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ना लिस्ट वाले सीक्वेंस में होता है। अब यहाँ पर अनलाइक के द्वारा कॉन्ट्रास्ट, अब देखिए, द कॉमर्स मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल, अब इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रेगुलेशंस, एफडीआई, ये रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट करता है कौन है, देखिए ये कई बार आपके सीसेट या समथिंग लाइक आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स से पूछा हुआ है कि ये जो एफडीआई है किसके द्वारा रेगुलेट होता है। देखिए क्या करे लाइन, कॉमर्स मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रेगुलेट्स एफडीआई, रेगुलेट करने वाले कौन है एफडीआई को, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रेगुलेट करते हैं एफडीआई को।
दूसरी तरफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ओवरसीज ओवरसीज द एफपीआई। तो देखिए एफपीआई दो से लेके तीन आपके जीए मैंने आपको कंफर्म कर दिए फाइनेंशियल न्यूज़पेपर से। एफडीआई को रेगुलेट करने वाला, एफडीआई को रेगुलेट करने वाला डीआईपीपी होता है, और समथिंग लाइक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और एफपीआई को रेगुलेट करने वाले आपके सेबी होते हैं। 16 चाइनीज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। देखिए with $1.1 billion invested in top tier stock. Chinese FDI in India is still small and 6.2 billion says Gateway। उनका मानना एक रिव्यू का माना जाता है यहाँ पर, तो उनका ये कहना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दिए गए पैराग्राफ के सारा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। लिए चलता हूं अगले अगले पॉइंट पे आपके पास। अगले पैराग्राफ में देखिए, विद एन आई ऑन चाइना, देखिए राइटर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, विद एन आई ऑन चाइना द सेंटर हैज ड्रॉप्ड एफडीआई। अब आपने कुछ हाल ही न्यूज में देखा होगा कि अब जो डेविएशन किया जा रहा है कि अब वो पहले ऑटोमेटिक अप्रूवल लिस्ट में थे, लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट अगर किए जाएंगे चाइना और इंडिया के बॉर्डर कंट्री के द्वारा। तो लाइन क्या कर रहा है यहाँ पर, विद एन आई ऑन चाइना द सेंटर हैज ड्रॉप्ड एफडीआई कमिंग फ्रॉम नेबर्स फ्रॉम द ऑटोमेटिक लिस्ट। ये देखिए आपके सामने ऑटोमेटिक लिस्ट से हटा दिया इन्होंने। अर्लियर बेरिंग पाकिस्तान मतलब छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, नो नेबरीज कंट्रीज में नीडेड अ सेंटर नोट, केंद्र की जरूरत नहीं थी। दैट हैज नाउ चेंज, वो पहले से बदल गया। देखिए दैट हैज नाउ चेंज, यहाँ पर अगेन पीछे वाले कंसेप्ट से बदल दिए इन्होंने। सेबी इज आस्किंग कस्टडियन टू फर्निश डिटेल ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनेटिंग द 13 जुरिसडिक्शन इंक्लूडिंग चाइना एंड हांगकांग। तो थोड़ी बारीक नजर है यहाँ पर, कोई कहां से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इट सीम्स सो, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैज डीप पॉकेट्स। अब देखिए सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है चाइना के बारे में, यहाँ पे डीप पॉकेट्स, मान लीजिए वर्ड समझ में ना आए, जिसके पास डीप पॉकेट हो, जिसके पास डीप पॉकेट हो उसके पास क्या हो सकता है, समझिए। ये वर्ड मैंने आपको दिए हैं ताकि अगले वाले सेंटेंस में आपको अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट आपको इसका मीनिंग बताना है। तो आपने पीछे क्या देखा, चाइना बहुत पैसे हैं, उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। इंडिया में कितना इन्वेस्ट करा, 30 में से तकरीबन 18 स्टार्टअप कंपनी चाइना के द्वारा फंडेड है। फिर आपने कुछ पीछे ये भी देखे, कुछ आंकड़े भी देखे, आपको दिखा दूं पीछे वाले आंकड़े में क्या थे। पीछे वाले आंकड़े में आपने क्या देखे, 6.2 बिलियन, और यहाँ पर भी 1.1 बिलियन इन्वेस्टेड इन टॉप टीयर स्टॉक, है ना। और टोटल इंडिया में कितना है, 6.2 बिलियन हमारे इंडिया में है। तो अल्टीमेटली जब इनके पास इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो डीप पॉकेट का मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंटेक्चुअली पैराग्राफ को रिलेट करना है, मीनिंग खुद ब खुद चल के आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इनके पास पैसा है तो डीप पॉकेट्स का मतलब क्या होगा आप समझ सकते हैं, जिनके पास समथिंग हैविंग अ ग्रेट डिजायर, हैविंग समथिंग लाइक अ ग्रेट फंड, हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज व्हाट द कंटेक्स्ट ऑफ डीप पॉकेट्स इज। अब उसके बाद राइटर क्या कर रहा है, इंडिया सस्पिशन ऑफ चाइना स्टेम्स फ्रॉम द 1962 वॉर ऑफ द टू फोर्ट। शक कहां से हो रही, 1962 के वॉर से, 2017 के डोकलाम स्टेज से। चाइना गिव्स फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड टू पाकिस्तान एंड ऑक्युपाइज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया डाउट कर रहा है चाइना के इंटरवेंशन पे। सेंट्रल बैंक्स हैव अनलिमिटेड रिसोर्स एंड देयर स्टेक परचेजेस कांट बी इक्वेटेड टू जस्ट अदर एंटिटीज। द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना टेकिंग अ स्टेक, रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि एचडीएफसी में कुछ स्टेक लिया इन्होंने। treated differently as financial firm has systematic importance for the banking sectors। अब यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसको बड़े शक की निगाह से देखे जा रहे हैं। अब इनके पास पैसा है तभी तो यहाँ पर एचडीएफसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर डीप पॉकेट्स का क्या मतलब है, इसके एग्जांपल से, एचडीएफसी के एग्जांपल से, जो इन्होंने इन्वेस्ट करा है। किसने इन्वेस्ट करा, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इन्वेस्ट करा, तो इनके पास पैसा है तभी तो ये कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से अगले पॉइंट में राइटर क्या करता है, अलीबाबा, बाइटडांस, टेंसेंट हैव बिग प्रेजेंस इन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्मार्टफोन मेकर्स Xiaomi, Vivo platform, TikTok and UC browsers have access to data of million of users on real time basis। अब देखिए इन सब हमारी बारीक नजर इन चाइनाज कंपनीज की पूरी पूरी नजर है हमारे देश के ऊपर, कितना कंजप्शन क्या कैसे लोग कर रहे हैं। द वरी इज दिस डेटा कुड लैंड विद द चाइनीज अथॉरिटीज। संभावना हो सकता है कि ये चाइनीज अथॉरिटीज के पास चले जाएं। एंड इंडिया शुड नॉट शन, मतलब शुड नॉट रेजिस्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट। देयर शुड बी अ ग्रेटर स्क्रूटनी बट नॉट ओवरकिल। देखिए आप उसकी जांच पड़ताल करें लेकिन उसको बंद ना करें। चाइना हैज डिलीवर्ड ऑन अ क्वालिटी एंड सर्विस एंड लीड्स इन इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। इंडिया वुड डू वेल टू एनकरेज ऑल दैट कमिंग हियर। अल्टीमेटली यहाँ पर देखिए हमें अचानक किसी चीज को बंद नहीं करना चाहिए। राइटर का कहने का मतलब ये है कि हमें अचानक किसी चीज को बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, एक स्क्रूटनी जरूरी है कि चाइना किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर एक ये पैटर्न जो है ना, इसी का नाम है लॉजिकल कोहेरेंट पैसेज। आपसे अक्सर पूछेगा
एग्जामिनेशंस में कि दिए गए पैराग्राफ में एक लाइन को हमने ब्लैंक कर दिया गया, नीचे दिए गए ऑप्शन से उस पैराग्राफ के ऑप्शंस को फिलअप करिए ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ क्रिएट हो सके। अब ऐसे पैराग्राफ के लिए करना क्या होता है, दिए गए पैराग्राफ के प्रीवियस वाले लाइन और दिए गए पैराग्राफ के लास्ट नेक्स्ट वाले लाइन को एक दूसरे से मिलाना होता है। अब सीधी सी बात है, हम पीछे किसकी बात कर रहे हैं, सेंटेंस में देख लीजिए, अलीबाबा, बाइट, डांस, टेंसेट हैव अ बिग प्रेजेंस इन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। Smartphone makers Xiaomi, Vivo, platform TikTok, UC browsers have access to data millions of users on a real-time basis. ठीक है. The worry China could land with the Chinese authorities. The worry is this: data could land with Chinese authorities. चिंता इस बात की है कि हो सकता है ये डेटा कहीं ना कहीं चाइनीज अथॉरिटी के साथ शेयर हो जाए। इंडिया शुड नॉट शन, अब देखिए उसके बाद में करा, इंडिया को अचानक सब कुछ बंद नहीं करना चाहिए बल्कि उसका जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब देखते हैं आगे वाली लाइन में आपके क्वेश्चंस क्या कहते हैं। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पैराग्राफ तो हमने समझ लिया, पैराग्राफ क्या कहता है, राइट, पैराग्राफ क्या कहता है, अब देख सकते हैं आप, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। देखिए right, FDI and FEI are the only two routes ways of foreign investment। ठीक है, ये बिल्कुल हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। रीजन बिंग दिस कि पीछे वाले पैराग्राफ में आपने क्या देखा, पीछे वाले पैराग्राफ में डिटो देयर आर टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा समझना क्या है कि इन्फरेंस कैन नॉट बी द डायरेक्ट लाइन, इन्फरेंस कैन नॉट बी द डायरेक्ट लाइन। So the question given in the first inference is incorrect, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये रीफ्रेज के कैटेगरी में माना जा सकता है। ये रीफ्रेज होता है जब लाइनें बिल्कुल हूबहू दे दी जाए। तो समझिएगा इन्फरेंस इज समथिंग लाइक इम्प्लाइड नॉट रीफ्रेज। China dumps most of ill manufactured items in India। देखिए ये बिल्कुल हो सकता है, दिस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। कैसे हो सकता है, अब आप देख सकते हैं पीछे वाले पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, China also tops list of countries against which India is pursuing dumping cases, right। अब यहां पर all sectors combined, अब देखिए पैराग्राफ में क्या कर रहा है, China dumps most of its ill manufactured items in India, right। तो कहीं ना कहीं आप अगर पीछे सेंटेंस में रेपिटेशन है, यहां पर पीछे सेंटेंस में रेपिटेशन है, अगर आप देखें यहां पर चाइना ऑल्सो टॉप्स लिस्ट ऑफ कंट्रीज अगेंस्ट विच इंडिया इज परसुइंग डंपिंग केसेस। तो यहां पर डंपिंग केसेस की बात की जा रही है, डंप करने की बात नहीं की जा रही है। तो हम दिए गए लाइन में परसुइंग डंपिंग केसेस है तो वो केसेस लीगली कर रहे हैं, डंपिंग केसेस परस्यू कर रहे हैं। तो हम इस दिए गए लाइन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना सबसे ज्यादा हमारे देश में डंप करता है। तो हम दिए गए लाइक में इस दिए गए इन्फ्रेंस से बिल्कुल सही मान सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही इन्फ्रेंस आपका होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली मेरा इन्फ्रेंस क्या होगा, ये भी हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली मेरा इन्फ्रेंस क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट इन्फ्रेंस। नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द गिवन पैसेज, as we can see the writer has described the given context, तो the given passage is in descriptive, डिस्क्राइब किया है कि क्या वर्तमान में एचडीएफसी ने करा, कितना प्रेजेंस है। तो ये टोन आपका पैसेज हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। कोरेंस वाली बात हुई थी, कोरेंस वाली बात हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरेंस में क्या चल रहा है सेंटेंस में, कोरेंस में सेंटेंस में क्या चल रहा है सेंटेंस में देख लीजिए। मैं इस पार्ट में कोरेंस की बात कर रहा था, द वरी इज दैट दिस कुड लैंड विद चाइनीज अथॉरिटीज। अब अगर इतना इन्वेस्ट करता है तो हमें ये नहीं करना चाहिए, अगर ये करता है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव कंटेक्स्ट में, तो उसके बाद वाला सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव कंटेक्स्ट में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस आपस में एक दूसरे का कंट्रास्ट के स्ट्रक्चर में है। तो समझिएगा यहाँ पर दिए गए सेंटेंस के बीच में कंट्रास्ट का स्ट्रक्चर कौन क्रिएट करता है, बट क्रिएट करता है, ग्रेजुअली क्रिएट नहीं करता, एज वेल एज क्रिएट नहीं करता। ग्रेजुअली और एज वेल एज तो बिल्कुल हो नहीं सकता, हेंस तो रिजल्ट देने वाली बात होती है। हाउएवर भी यहाँ पर हो नहीं सकता। अब देखिए हाउएवर कॉन्ट्रास्ट में है, बट कॉन्ट्रास्ट में है, लेकिन हाउएवर का पंक्चुएशन क्या कहता है कि जब भी सेंटेंस में हाउएवर का प्रयोग होता है तो उसके बाद कोई ना कोई कॉमा आना चाहिए। अब देखने वाले सेंटेंस में देखना है कि हमारे पास क्या उसके बाद कॉमा है, क्या हमारे पास उसके बाद कॉमा है, बिल्कुल नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बट का कॉन्ट्रास्ट लागू होगा, बट के द्वारा आपस की दोनों ही चीजें आपस में कॉन्ट्रास्ट हो रही। तो यहाँ पर दिए गए कोहेरेंस की जगह पर सबसे सुटेबल जो ऑप्शन होगा, सबसे सुटेबल जो ऑप्शन होगा यहाँ पर बट होगा।
तो बट इज द राइट आंसर। हाउएवर नहीं होने का रीजन क्योंकि उसके बाद कॉमा नहीं है। तो जब भी कॉन्ट्रास्ट में कोई स्टेटमेंट लिखे जाए तो हाउएवर ऑलवेज प्रीसीड्स अ टाइप ऑफ कॉमा आफ्टर इटसेल्फ, a type of comma after itself. So this was all about the questions. Now, what is the contextual meaning of the deep pocket? मैंने बताया जिनके पास खूब सारा पैसा हो, जिनके पास फंड ज्यादा हो, तो that is called as deep pocket. तो उम्मीद करता हूं आपको दिए गए स्ट्रक्चर में पैसेज समझ में आया होगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए। एक तो ये सीसेट और मेंस में खूब पूछा जाता है, बैंक के मेंस में, ये आपके बैंक में पूछा जाता है, बैंक के एग्जाम्स में अगर चले जाएं तो आपके प्रीलिम्स में 1 नंबर का पूछा जाएगा। सिमिलरली ये आपके समथिंग लाइक ये आपके सुटेबल कोहेरेंस वाले अगेन बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तक सीसेट में नहीं देखा गया ऐसा कोहेरेंस वाला स्ट्रक्चर। और ये डीप पॉकेट आपके अगेन बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके रीडिंग स्किल्स में सभी एक दूसरे से लिंक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले सेशंस में हम लोग सारे बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से आरसी का कॉन्सेप्ट आपके पैराजम्बल के, क्लोजटेस के, फिलर्स के और इन्फ्रेंस वाले पैसेज को डील कर सकता है, ये आने वाले सेशन में हम डील करने जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू हैड एन एनरिचिंग सेशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो, एनरोल जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।